सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह केवी ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे हिमालय की बेटियाँ, जिसे नागार्जुन जी ने लिखा है, और इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है और वो किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करती हैं। इन बातों को लेखक ने बहुत अच्छे से दर्शाया है। तो चलिए हम एक बार पहले देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जो लेखक की भावना है। लेखक ने सबसे पहले अपनी भावना प्रदर्शित की थी, ठीक है। और लेखक ने नदियों को सदैव मैदानों में ही देखा था और मैदान में उन्हें वह बड़ी शांत, गंभीर और एक संभ्रांत महिला की भांति लगती हैं। नदियों के प्रति उनके दिल में बहुत ही आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो ये बातें हमने पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद फिर लेखक को हिमालय पर्वत पर जाने का अवसर मिलता है और जब वहाँ पर जाकर के उन्हीं नदियों को देखते हैं तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि किस प्रकार वो नदियाँ जो वहाँ पर इतनी चौड़ी और शांत थी, वो यहाँ पर पतली, सकरी और बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए दौड़ती और भागी चली जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद लेखक यह कल्पना करता है कि जो नदियाँ हैं वो एक लड़की की तरह है और लेखक यह भी कहता है कि सचमुच मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ और जो नदियाँ हैं इनकी सुंदरता से वो बहुत प्रभावित होते हैं और वो ये कहते हैं कि इतना सौंदर्य और कहीं भी नहीं है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि लेखक कहता है कि इन नदियों का लक्ष्य कहाँ पर है, आखिर ये कहाँ जाना चाहती, कहाँ दौड़ती जा रही हैं। और इनका पिता जो हिमालय है वो अपनी इन पुत्रियों को बहुत अधिक प्रेम करता है, फिर भी उन्हें भी छोड़ करके ये कहाँ जाना चाहती हैं, आखिर किसका प्यार ये पाना चाहती हैं। आगे लेखक बताता है कि खेलते खेलते ये नदियाँ बहुत दूर निकल जाती हैं। नदियों की कल्पना एक बालिका की तरह की गई है कि वो खेलती हुई बहुत दूर निकल जाती हैं और वो देवदार, चीड़ आदि के जंगलों में पहुंच जाती हैं और वहाँ पर पहुंच करके क्या उन्हें अपने बीती बातें यानी पुरानी बातों की वो याद करती हैं या नहीं, ठीक है। शायद उन्हें याद तो आता ही होगा। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं जो बहुत तेज़ी से दौड़ी भागी चली जा रही हैं, उन्हें नटखट बेटियों के रूप में भी यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था कि जो हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी दो नदियाँ हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनकी विशेषताएं बताई गई कि किस प्रकार से उनका नाम सुनते ही हमें अनायास ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों की याद आ जाती है। और इनके लिए ये कहा कि ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से ही बनी हैं, ठीक है। और ये नदियाँ जाकर के समुद्र में यानी जहाँ मिलती हैं, ठीक है, तो ऐसा लेखक कल्पना करता है कि हिमालय वो पिता है और नदियाँ जहाँ जाकर के मिलती हैं अर्थात समुद्र में, तो वो नदियों का पति और हिमालय का दामाद हुआ। तो इस प्रकार के संबंधों को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमने शब्दार्थ पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा था कि अच्छा, इसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। आगे पूर्वावलोकन, हमने कुछ प्रश्न दिए थे आपको। इन प्रश्नों के बारे में हमने बात किया था कि दूर से देखने पर नदियाँ लेखक को कैसी प्रतीत होती थी, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे, तो आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों की धाराओं में डुबकियाँ लगाना लेखक को कैसा लगता था। हिमालय के कंधे पर चढ़ना का क्या तात्पर्य है, अर्थात हिमालय पर्वत पर चढ़ना, ठीक है, उस ऊंचाइयों पर जाना। यहाँ हिमालय के कंधे पर चढ़ना एक प्रकार से हिमालय को सजीव जैसा दर्शाया गया है, ठीक है, क्योंकि हिमालय के कंधे की बात की गई है तो कंधा तो किसी सजीव का होता है, जैसे मनुष्य का, हम लोग का कंधा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ हिमालय को सजीव रूप में वर्णित किया गया है। लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा क्यों दी है, ठीक है, तो लेखक ने नदियों को बेटियों की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि वह हिमालय से निकलती हैं, उनकी उत्पत्ति हिमालय है, तो हिमालय को पिता और नदियों को बेटियों की तरह कल्पना किया गया है, यानी लेखक ने यह इस प्रकार की कल्पना की है।
पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है तो आप जान ही रहे हैं, नागार्जुन जी हैं। आगे पढ़ना था हमें यहाँ से, वो हम देखते हैं। ध्यान से देखिए जिससे कि आप इसकी व्याख्या अच्छे से समझ सकें। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यहाँ पर इसका व्याख्या है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा। बच्चों, कालिदास जी ने उनकी रचना है मेघदूतम, और उसमें उन्होंने मेघदूतम में एक यक्ष की कथा है जिसमें उस यक्ष को कुबेर जी जो है अलकापुरी से निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं, और वर्षा ऋतु में वो अपनी प्रेमिका को याद करता है, लेकिन वो अलकापुरी लौटकर नहीं जा सकता। तो वो अपना संदेश भेजना चाहता है, वो अकेले रह रहा होता है, तो अपना संदेश किस प्रकार भेजे। तो उस समय उसे मेघ दिखाई देता है, अर्थात बादल दिखाई देते हैं, और बादलों के माध्यम से ही वह अपना संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहता है। तो इसी प्रसंग को यहाँ पर और उसी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर व्यक्त किया गया, दिखाया गया है, जिसमें वो विरही यक्ष, विरही अर्थात विरह व्यथा से पीड़ित, जो दूर है अपनी प्रेमिका से, तो वो यक्ष मेघदूत से कहते हैं, मेघ अर्थात बादल रूपी जो संदेश पहुंचाने वाला है, उससे कहते हैं कि मेरा संदेश ले जाओ, और वेतवा नदी को अर्थात वेत्रवती, उसका पुराना नाम है, वेतवा नदी के लिए कहते हैं कि उसे आप अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान का अर्थ है लौटाना, यानी जाते जाते मार्ग में तुम अपना प्यार भी वेतवा नदी को देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। वो कहते हैं कि तुम्हारी वो प्रेमिका तुम्हारे उस प्रेम को पाकर बहुत खुश होगी। तो यहाँ पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं नागार्जुन जी, और उनका ये कहना है कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो इस प्रकार वेतवा नदी को कालिदास ने एक प्रेयसी का रूप दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी सोच रहे हैं कि शायद कालिदास को भी, जो महाकवि हैं, महाकवि कालिदास को भी नदियों का ये सजीव रूप ही पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। बच्चों, फिर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में बिल्कुल अकेले देखेगा, ठीक है, शांत रूप में देखेगा, वो यही सोचेगा कि शायद वो प्रेमिका है और वो किसी की याद में इस प्रकार से दुखी है। तो एक प्रकार की बहुत प्यारी सी कल्पना यहाँ पर नागार्जुन जी ने किया है। चलिए आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर देखिए कि नदियों को किन किन रूप में लेखक ने बताया है, प्रकट किया है। कि इसके पहले तो नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में बताया, और अब यहाँ पर देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और आगे और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग अर्थात तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया।
दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। तो एक बार देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बच्चों, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता कहा। लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से माँ कल्याणकारी होती है, ठीक है, तो नदियाँ जो है बहुत प्रकार से वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, और इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। ठीक है। और माता बनने से पहले यहाँ लेखक कह रहा है कि माता बनने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, या और ज़्यादा और आगे चलते हैं हम इन्हें प्रेयसी की भावना से देखें, प्रेमिका के रूप में, और ममता का एक और धागा अर्थात प्यार का एक और बंधन हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान भी हम इन्हें दे सकते हैं। नागार्जुन जी अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार जब वो तिब्बत में थे उस समय, और वो उदास थे, उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी, अर्थात वो थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। तब वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए, और दोपहर का समय था, और उस नदी में अपने पैर लटका दिए, अर्थात नदी के पानी में उन्होंने अपना पैर डाल दिया। और थोड़ी ही देर में जो उसका प्रगतिशील जल है, प्रगतिशील अर्थात जो बह रहा है, जो हमेशा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, जो आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो रुका नहीं है, जो चल रहा है, तो उस जल ने अपना असर किया। और वो क्या था? उस जल की जो शीतल जल थी, है ना, उससे उनका मन तरोताज़ा हो गया और उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। उनका सारा आलस्य दूर हो गया। तो और वो फिर गुनगुनाने लगे। देखते हैं कि वो क्या गुनगुनाते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। बच्चों, यहाँ सतलज नदी को नागार्जुन जी अपनी बहन मान रहे हैं, उन्हें बहन का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी व्याख्या देख लीजिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यहाँ लेखक उनकी जय कह रहे हैं, सतलज नदी को अपनी बहन बताते हुए, और उनका जय जयकार कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन कह रहे हैं कि लीला अचरज बहन तुम्हारी, हे बहन तुम्हारी जो लीला है वो आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी। मुदित का अर्थ है प्रसन्न होना, खुश होना। मुदित अर्थात प्रसन्नता, प्रसन्न। तो हुआ मुदित मन, मन प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, बच्चों खुमारी का अर्थ है आलस्य, ठीक है, आलस्य। तो आलस्य हट गया और मेरा मन प्रसन्नचित हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी होता हूँ, अर्थात हे बहन तुम्हारे कारण ही मेरा आलस्य दूर हो गया, मेरे मन में ढेर सारी प्रसन्नता आ गई है, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। आगे, तुम बेटी यह बाप हिमालय। उन्होंने कहा कि तुम पुत्री हो हिमालय की, यानी हिमालय से निकलने वाली नदी हो, इसलिए हिमालय तुम्हारा पिता है और तुम उनकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और जो तुम्हारा पिता हिमालय है वो चुपचाप रहकर के भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जो प्रकृति है वो तो नर्तकी के समान है, यानी नाचने वाली के समान है, और इस प्रकृति का जो प्रांगण है उसमें हिमालय वो अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है, अर्थात जो हिमालय है उसकी अपनी अद्भुत अनुपम छटा है। तो इस प्रकार से जो हिमालय है वो शोभामान हो रहा है, उसकी प्रकृति ऐसी है, वो इतना सुंदर है, उसे देखते ही बन रहा है, ठीक है। और जय हो सतलज बहन तुम्हारी, वो अपनी यानी सतलज नदी के लिए कहते हैं कि तुम्हारी है बहन, तुम्हारी जय हो। तो इस प्रकार ये आपका पाठ रहा बच्चों। और अब हम प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं प्रश्न अभ्यास लेख से। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं?
तो नदियों को माँ मानते हैं हम, ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारी परंपरा है, हम नदियों को माँ मानते हैं, ठीक है, और उनके प्रति श्रद्धा के भाव रखते हैं। लेकिन लेखक जो नागार्जुन है उन्हें और किन रूपों में देखता है, तो आप लिख सकते हैं कि लेखक नागार्जुन उन्हें हिमालय की बेटियों के रूप में, एक संभ्रांत महिला के रूप में, जब मैदानों में बह रही हो तो वहाँ पर कैसा है, एक संभ्रांत महिला के रूप में, प्रेयसी के रूप में और बहन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो लेखक नागार्जुन उन्हें हिमालय की बेटियों के रूप में, एक संभ्रांत महिला के रूप में, प्रेयसी के रूप में व बहन के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो बच्चों क्या विशेषताएं हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र की, कि जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते हैं तो हिमालय की छोटी छोटी जो छोटी बड़ी अन्य नदियां हैं, है ना, हिमालय की जो बेटियां हैं उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उनकी याद आ जाती है। और कौन कौन सी नदियों की याद आ जाती है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है और क्या विशेषताएं हैं उसकी, उसकी विशेषता ये है बताई गई कि वो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी है। वो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी है और इनका रूप, इनका जो स्वरूप है वो विशाल है और विराट है, मतलब विशाल और विराट है, बहुत बड़ी हैं, ये बड़ी नदियां हैं। और ये जाकर के इनकी और विशेषता ये है, तीसरी विशेषता, कि वो जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा। तो बच्चों काका कालेलकर जी ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो हमें अपना ताज़ा स्वच्छ जल प्रदान करती है और उस जल का प्रयोग हम अपने खेतों को सींचने के लिए करते हैं, यानी सिंचाई के लिए करते हैं, बिजली बनाने के लिए करते हैं और उनकी सिंचाई से ही हमें अनाज की प्राप्ति होती है, ठीक है, और हमें ताज़ा स्वच्छ जल भी उन्हीं से प्राप्त होता है। तो ऐसी बहुत सारी लाभ हैं। तो इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। नदियों के जल से हम नदियों का जल हम पीने के लिए, सिंचाई के लिए, उनमें बांध, नदियों के पानी पर या नदियों में बांध बनाकर उनके पानी का प्रयोग हम बिजली बनाने में भी करते हैं, यानी विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। तो इस प्रकार नदियों से हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए उन्हें लोकमाता कहा गया है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो कई लोगों की बात की, कई लोगों की प्रशंसा की, जिनमें नदियों की सबसे पहले, ठीक है, और हिमालय की बर्फीली जो चोटियां हैं, जो बड़े बड़े पर्वत हैं, वहाँ कई सारी जो चोटियां हैं, हरी भरी घाटियां, विशाल मैदान और सागरों की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, हरी भरी घाटियों और सागरों, और हाँ उनमें हिमालय पर्वत के नीचे के भाग के जो जंगल हैं उनकी भी विशेषता, उनकी भी प्रशंसा की है। तो इन चीज़ों को आप लिख लेंगे। लेख से आगे पहला है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो बच्चों आप इसे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि और हिमालय पर या नदियों पर अन्य कौन सी कविताएं लिखी गई हैं। अगला है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, और रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो आपके लिए ये कविता हमने यहाँ पर दिखाई है। जैसे गोपाल सिंह नेपाली जी ने जो लिखा है, उनकी कविता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही।
अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वर्ण वर्ण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो इसके आगे भी आप पढ़ना चाहें, ये कविता आपको पसंद आए तो आप इसे सर्च कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है, उनकी जो कविता है ये देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। तो इस प्रकार देखा आपने रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये लिखा है। और जयशंकर प्रसाद की जो कविता है हिमालय के आंगन में, वो आप सर्च करिएगा और पढ़िएगा, ये आपका काम है। और आप ये लिख भी सकते हैं अपनी कविता अपनी कॉपी में। तीसरा प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। बच्चों 1947 में, यानी काफ़ी समय हुआ जब यह लेख लिखा गया, तब जो नदियाँ थी और आज, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव हुए। बच्चों सच्चाई ये है कि आज हमने नदियों को बहुत अशुद्ध बना दिया है, क्योंकि नदियाँ बड़े बड़े नगरों के बीच से या उनके किनारे से होकर के निकल रही हैं, और जो ढेर सारे कल कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो प्रदूषित या अपशिष्ट पदार्थ है उसे नदियों की पानी में छोड़ दिया जाता है, और वो जाकर के पूरे पानी को गंदा कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज नदियाँ बहुत प्रदूषित हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट, हमारी सरकार उन नदियों को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये स्थिति है, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो आप अपने संस्कृत शिक्षक से भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें पर्वत को पर देवताओं का वास माना गया है, कि वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और पर्वतों पर ऋषि मुनि जा कर के पूजा किया करते थे, तपस्या किया करते थे। तो इसीलिए जो हिमालय है उसे देवात्मा कहा गया है, यानी देवात्मा शब्द का संधि विच्छेद होगा देव प्लस आत्मा। देवताओं की आत्माएं वहाँ पर निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है। और ढेर सारी जो प्राचीन रचनाएं हैं उसमें इन चीज़ों को लिखा गया है, ठीक है। और उसका कारण ये है, वास्तविकता में वैज्ञानिक कारण ये है कि हिमालय हमारे लिए बहुत अधिक लाभप्रद है, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, बहुत प्रकार से वह हमारे लिए लाभ का साधन है। तो और इसीलिए उसे देवता का निवास स्थान कहते हैं, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार आगे अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। बच्चों नदियों के लिए सुरक्षा के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस समय सरकार ने नदियों की सुरक्षा को इतना महत्व दिया कि एक जल शक्ति मंत्रालय भी बना दिया है। ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं नदियों को साफ़ करने के लिए, गंगा नदी को साफ़ करने के लिए, और इस प्रकार बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो आपको और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है और आपको स्वयं भी अपना सुझाव देना है कि किस प्रकार हम नदियों को स्वच्छ रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। बच्चों नदियों से बहुत सारे लाभ हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है। नदियों से थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि नदियों से स्वच्छ पेय जल की प्राप्ति होती है, सिंचाई में सहायक होती हैं। नदियों पर बांध बनाकर हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाते हैं जिनके बहुत सारे लाभ हैं।
नदियों पर बांध बनाकर ही हम उनके जल को रोक करके और उसे एक टरबाइन लगा करके फिर हम उस पर गिराते हैं और इस प्रकार जल विद्युत का भी निर्माण करते हैं, अर्थात बिजली भी उत्पन्न करते हैं, बिजली बनाते हैं। नदियाँ हमारे लिए आवागमन का साधन भी है। इस समय गवर्नमेंट, हमारी सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि ढेर सारी जो नदियाँ हैं उन्हें यातायात के लिए बनाया जाए, अनुकूल बनाया जाए, और इसका प्रयास भी जारी है। तो नदियाँ जो है यातायात का साधन भी मुहैया कराती हैं, यानी और सबसे सुलभ, सबसे सस्ता होता है नदियों द्वारा उनके बीच में जो जलयान होते हैं वो चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने सामान को भी ढो सकते हैं और हम स्वयं भी आ जा सकते हैं। तो ये सारे लाभ हैं जिन्हें आपको लिखना है। भाषा की बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण, लेखक अपनी बात कहते हुए कई समानताएं प्रस्तुत कर रहा है और उसे क्या है कि इस प्रकार से अपनी बात कहने से क्या हो रहा है कि अर्थ जो है वो और अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। जैसे खंड का, संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला अर्थात सभ्य महिला। तो नदियाँ मैदानों में बड़े ही शांत रूप से बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, बिना कोई आवाज़ किए। ऐसे लगता है जैसे कोई सभ्य महिला चुपचाप चली जा रही है। तो अपनी बात कहने का ये अच्छा तरीका लेखक ने खोजा है। अगला है, माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो बच्चों, आप इससे और ज़्यादा ये समझ सकते हैं कि लेखक को नदियों के जल में, नई नदी में जो जाकर के नहाना वो बहुत आनंददायक लग रहा है। जैसे माँ, दादी और मौसी की गोद हमें इतना आनंद प्रदान करती है, उसी प्रकार उन्हें वहाँ पर आनंद प्राप्त हो रहा है। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो आपको लिखना भी है। इसके पहले हमने दादी माँ पाठ पढ़ा था, जिसमें एक जगह था, दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो जो दादी माँ ने इस प्रकार सबके लिए इतना काम किया, और जब आर्थिक रूप से बहुत आर्थिक समस्या थी, पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपने गहने निकाल करके दे दिया। तो इस प्रकार आर्थिक वो काम, जैसे घर का काम चला। तो लेखक ने वहाँ पर लिखा था, लेखिका ने वहाँ पर लिखा था कि दादी माँ इस प्रकार शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, है ना। तो इसी प्रकार और भी आप उदाहरण ढूंढ सकते हैं। आगे है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा। हिमालय के कंधे पर चढ़ने की बात कही गई है, तो जाहिर सी बात है उसे सजीव बनाया गया है। और आगे है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। लोक माता अर्थात लोगों की माता, लोक माता अर्थात लोगों की माता, सबकी माता, ठीक है। तो वहाँ नदियों को माता का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ भी उन्हें जीवित रूप दिया गया है। इसी प्रकार के आप अन्य उदाहरण ढूंढ सकते हैं और आप उन्हें लिख सकते हैं। और इसी पाठ में जैसे आपने पढ़ा था, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत हो रही थी। हिमालय को बुढ़ा हिमालय कहा गया है, और हिमालय की बेटियों को कहा गया है कि वो छोटी बड़ी बेटियों आँखों के सामने नाचने लगती हैं जब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की बात सुनते हैं। तो इस प्रकार ढेर सारे उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताए। और आपने इसके भेद भी पढ़े थे। तो यहाँ पर जो है विशेषण और विशेष्य दोनों दिया हुआ है।
आपको क्या करना है कि आपको सही मिलान करना है कि जो विशेषण है वो किसके साथ सही मिल रहा है। तो ये आपको लिखना है। आप सभी को विशेषण मैंने बताया था, विशेषण आपको याद होगा कि विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो विशेषण की आपको परिभाषा भी लिखनी है और उनके प्रकार भी लिखना है आपको। प्रकार में कौन कौन से हैं उनके प्रकार? मुख्यतः 4 प्रकार। गुणवाचक विशेषण, जिसमें रूप रंग आकार की बात की गई होती है। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें किसी जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं तो 4 बच्चों की विशेषता है 4 बच्चे। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर हम उन चीज़ों को नाप तौल सकते हैं, जैसे 4 किलो गेहूँ। तो 4 किलो शब्द क्या हुआ? वो परिमाणवाचक विशेषण है जो गेहूँ की विशेषता बता रहा है। और सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पर जो सर्वनाम है वो किसी की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे वह लड़का, तो यहाँ लड़के की विशेषता वह बताया जा रहा है, किसी एक लड़के की बात की जा रही है। तो यहाँ वह शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो आप उसका उदाहरण लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं आगे, संभ्रांत। संभ्रांत को किसके साथ मिलाएंगे? वर्षा, जल, महिला, नदियाँ, आंगन। बिल्कुल, संभ्रांत को हम मिलाएंगे महिला के साथ, संभ्रांत महिला। चंचल, चंचल क्या है? चंचल वर्षा है, जंगल है, या चंचल महिला है। तो महिला तो हमने एक बार मिला दिया है। चंचल नदियाँ, चंचल आंगन। तो अगला हम मिला सकते हैं चंचल नदियाँ। इसके आगे का आपको ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाषा की बात में हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में भी पढ़ लिया। और आगे एक और व्याकरण से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, द्वंद्व समास। चौथा प्रश्न देखिए, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बच्चों, समास 2 पदों का योग, 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है। यहाँ पे द्वंद्व समास की बात की गई है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला के क्रम में आपको लिखना है, शब्दकोश शैली में, किस प्रकार से वर्णमाला में कौन सा शब्द पहले आता है उसके अनुसार आपको लिखना है, अरेंज करके लिखना है। तो द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण जैसे माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो पाठ से आपको खोजना है और फिर आपको उन्हें लिखना है। तो इस प्रकार ये पाठ और ये प्रश्न उत्तर की भी बात हमने कर ली। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आप अपनी कॉपी में इन प्रश्न उत्तरों को बहुत स्पष्ट दिनांक डाल करके बहुत स्पष्ट रूप से लिखेंगे और इंडेक्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।